डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, नहीं देखा तो उसको देख लेना। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं बच्चों। ऑलराइट, आइए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं पार्ट 2 में हमको आज क्या सीखना है। राइट, सो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और वो प्रिंसिपल किसने दिया। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन है इंसान। देखो बच्चों, इनका नाम है हेनरी फ्योल। क्या नाम है बच्चों? इनका नाम है द ग्रेट हेनरी फ्योल। क्यों मैं बोल रहा हूं द ग्रेट हेनरी फ्योल? क्योंकि बच्चों इनको कहा जाता है द फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि इन्होंने ही, यही वो इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। राइट, ये इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। यहां के बाद से मैनेजमेंट में एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है बच्चों। आओ कुछ और बातों को समझते हैं। लिखा हुआ, ही इंट्रोड्यूस द जनरल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने कुछ ऐसे थ्योरीज दिए, कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनको ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स में और हर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज उनकी ही पढ़ाई होगी बच्चों। लिखा हुआ, ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल्स इन्होंने, हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे? 14 प्रिंसिपल डेवलप किए थे बच्चों। और जो गाइडलाइंस के तौर पे काम करते हैं सारे के सारे मैनेजर्स लोगों के लिए, ताकि वो सारे डिसीजन, मैनेजरियल एक्टिविटीज कर सकें, डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट के काम को स्मूथली रन कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। इसके लिए 14 प्रिंसिपल दिए थे और यही वो इंसान थे जिन्होंने उन 5 फंक्शंस को भी दिया था जो इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। राइट, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। राइट, आओ बच्चों हम लोग स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड तो गारंटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं तो कहूं बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है बच्चों, या दे सकता है पर्टिकुलर एक इवेंट दे देगा, बताएगा कि बताओ यहां पर कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है या हो सकता है। तो हमको बहुत अच्छे से प्यार से इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को समझना है, एक एक करके हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। चलो सबसे पहले बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, इसका क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहते थे? देखो बच्चों, हेनरी फ्योल का कहना था, राइट, कि कोई भी जो काम है ना, उस काम को जब आप डिवाइड कर देते हो ना, जब उसका आप डिवीजन कर देते हो और एक एक काम को किसी एक पर्टिकुलर आदमी को सौंप देते हो और कहते हो कि भाई यही तुम्हारा काम है, आपको बस यही काम करना है। दूसरे आदमी को आपने ये काम दे दिया कि भाई तेरा ये काम है, तीसरे आदमी को ये काम दे दिया कि तेरा ये काम है, चौथे आदमी को ये दे दिया कि भाई तेरा ये काम है। अब इससे होगा क्या कि हर जो आदमी है, मानो ये ए बी सी डी, हर जो आदमी है जब एक ही काम को बार बार करेगा बच्चों, तो होगा क्या, उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाएगा, उस काम का वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा। और जब उस काम का वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट वो दे सकता है। राइट, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हो चुका है, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो चुका है और इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशंस को होगा। आओ बच्चों, अब हम लोग सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, सो अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू गिव ऑर्डर, यानी कि जब किसी के पास पावर रहता है किसी को ऑर्डर देने का, तो कहा जाता है कि उसके पास क्या है? अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को कंप्लीट करने का क्या? ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट ए वर्क। राइट, एक किसी काम को कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन, यानी कि उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो इस बात को अच्छे समझो, क्या कहा था हेनरी फ्योल ने जब वो इस प्रिंसिपल को बनाए थे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा आपने अथॉरिटी दे दिया, यानी पावर दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो आदमी के पास पावर तो रहेगा लेकिन जिम्मेदारी नहीं रहेगा, तो वो काम ही नहीं करेगा।
यानी कि पावर के साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। और साथ साथ में मान लो किसी आदमी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कोई काम को करने का, लेकिन आपने उसको पावर ही नहीं दिया कोई डिसीजन लेने का, तो भी वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मानो आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया किसी एक काम को कंप्लीट करने का, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो जो पावर की मुझे जरूरत रहेगी उस पावर को भी तो मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने मुझे पावर दिया ही नहीं तो मैं उस काम को तो अच्छी तरह से कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। यानी वो क्या कहना चाहते थे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होना चाहिए बच्चों, एक परफेक्ट मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट मैच होना चाहिए। यानी कि जब भी किसी को आप अथॉरिटी दो यानी पावर दो, तो साथ साथ में क्या दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। और जब भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो साथ साथ में जो नेसेसरी पावर है, डिसीजन लेने का क्षमता, अधिकार या ताकत, आपको उसको देना पड़ेगा ताकि किसी भी काम को अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा सके। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिजल्ट इन निल, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल अगेन, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा वो काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजों का साथ साथ होना क्या है, जरूरी है। दोनों क्या है भाई, दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी। क्लियर है बच्चों? आओ बात करते हैं नेक्स्ट डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट ने जो रूल्स बनाया है, जो रेगुलेशंस बनाया है, जो गाइडलाइंस बनाया है, आपको उसको क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है। क्योंकि देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि बगैर डिसिप्लिन का कोई ऑर्गेनाइजेशन सफल हो ही नहीं सकता, बल्कि कोई इंसान भी सफल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन तो सबके लाइफ में मस्ट है, कंपलसरी है। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड अगर है मैनेजमेंट तो वो सफलता की एक तरह से क्या है, गारंटी है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला प्रिंसिपल है, बहुत ध्यान से समझना। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड शब्द का मतलब है बाबू यहां पर ऑर्डर। कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर। अब देखो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं कि कोई एक बंदा है ना, कोई एक बंदा है, राइट, इसको ऑर्डर देने वाला आदमी, इसके ऊपर का जो बॉस होगा ना, वो एक बॉस होना चाहिए, वो एक बॉस होना चाहिए। यानी एक आदमी को ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर एक आदमी को 4-4, 5-5, 6-6 बॉस अगर ऑर्डर देने लगे तो ये बंदा तो हंसते हंसते क्या होने लगेगा, ये तो रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा ना बेचारा, इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसका ऑर्डर को फॉलो करूं। कोई बोल रहा है मेरे लिए फाइल लेकर आ, कोई बोल रहा है मेरे लिए चाय लेके आ, कोई बोल रहा है ये चेक ले जाके बैंक जमा कर देते, ये तो पागल हो जाएगा। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होना चाहिए कि एक आदमी को ऑर्डर कितने आदमी से मिलना चाहिए, एक आदमी की तरफ से मिलना चाहिए। यानी इसको ऑर्डर कौन देगा, ये देगा। और इसको अगर कुछ कहना होगा, इसको अगर रिपोर्टिंग करना रहेगा, इसको जवाबदेही करना रहेगा, तो ये किसको जवाब देगा, वो इसको जवाब। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब एक आदमी को ऑर्डर देगा और वो जो आदमी होगा वो इसको जवाब देगा। अगर एक ही आदमी को बोला जाए कई सारे लोगों से ऑर्डर लो, कई सारे लोगों को जवाब दो, वो बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, अपने काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तो ये था हेनरी फ्योल का नेक्स्ट प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो बच्चों यहां पर दिशा की बात की जा रही है। दिशा का मतलब क्या होता है कि एक कोई बॉस होना चाहिए, उसके माइंड में एक प्लान होना चाहिए। कितने प्लान होने चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और पूरा टीम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये प्लान पे काम करते हैं, कल उस प्लान पे काम करते हैं, आज इस तरीके से करते हैं, कल उस तरीके से, ऐसा नहीं। प्लान एक होना चाहिए, माइंड एक होना चाहिए, ब्रेन एक होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी टीम का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और याद रखना ये तो टीम वर्क है, मैनेजमेंट क्या है, एक टीम का प्रोसेस है ना बच्चों। तो सब लोग जब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात किसकी करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। और डायरेक्शन कितना होना पड़ेगा, वन डायरेक्शन होना पड़ेगा। यहां हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर कौन देगा, तो
एक आदमी ऑर्डर देगा। और यहां पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की कि पूरी टीम एक ही दिशा में मूव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यहां लिखा हुआ है, यहां जनरल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट, यानी किसी एक आदमी का इंटरेस्ट, किसी एक आदमी का इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब लाभ। अब सोचो एक सिचुएशन आ गया जहां पर किसी एक इंसान का लाभ और उसके ऑपोजिट में है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लाभ, यानी कि आप अपने लाभ के विषय में सोचते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का लाभ अगर कराना चाहते हो तो तुम्हारा पर्सनल नुकसान हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दोगे। हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमेशा आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या रखना है, ऊपर रखना है, और अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखना है। क्यों, क्योंकि तुमने अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख दिया और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नीचे हो गया। आज अगर ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होने लगा, हो सकता है आज छोटे टाइम के लिए तुम्हारा प्रॉफिट अगर हो भी जाए, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बचा रहेगा तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आज अगर थोड़ा तुम्हारा लॉस भी हो रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट का लॉस भी हो रहा है, तो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखो। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो तुमको प्रॉफिट होगा ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसीलिए सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की बात रहे तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या रखो, उसको नीचे रखो, ज्यादा महत्व किसको दो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी देखो हेनरी फ्योल ने ना एम्प्लॉइज लोगों का रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको फिक्स कैसे करना चाहिए, इसके विषय में भी इन्होंने प्रिंसिपल दिया है या तरीका बताया है। उन्होंने कहा है क्या कि जो एम्प्लॉइज होंगे ना, इनके रेम्यूनरेशन फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, यानी मार्केट में उस पर्टिकुलर रैंक के लिए, उस तरह के काम को करने के लिए बाकी लोग जितना सैलरी दे रहे हैं, जितना वेजेस दे रहे हैं, उतना तो आपको भी देना पड़ेगा। और वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को अगर सही पेमेंट नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर हो सकता है थोड़े दिन के बाद दूसरे फर्म में चले जाएं, तो फिर आपका क्या होगा, इससे लॉस होगा। इसीलिए हमेशा फेयर, रीजनेबल और मार्केट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना है, अपने रेम्यूनरेशन की पॉलिसी बनानी है। हाँ, ये बात सही है कि आपको एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखना है और साथ साथ में एम्प्लॉयर का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हो, एम्प्लॉयर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए जो बेस्ट सिचुएशन पॉसिबल है, विन विन सिचुएशन पॉसिबल है, जिसमें दोनों का लाभ हो, वैसा आपको डिसीजन लेना है। लेकिन एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन है उसको फेयर रखना है, रीजनेबल रखना है, सही रखना है, और जो ज्यादा मेहनत करता है उसको आगे बढ़ने का ज्यादा चांस रखना है, या उसका रेम्यूनरेशन ज्यादा रखना है। आप उसको इंसेंटिव के रूप में दो, बोनस के रूप में दो, कमीशन के रूप में दो, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करता है उसका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये था हमारे 7 पॉइंट्स। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी जो 7 प्रिंसिपल्स है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहा था हेनरी फ्योल ने, नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर कोई एक ही आदमी हो, एक ही आदमी हो और यही आदमी क्या कर रहा हो, सारे के सारे डिसीजंस ले रहा हो। एक आदमी सारे डिसीजन ले रहा हो, यानी कि जो पावर है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा जो सारे डिसीजन ले रहा है, कंपनी के सारे छोटे से बड़े जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो डिसीजन, वो निर्णय कौन ले रहा है, मे बी टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी कैसी कंपनी है, सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, जहां पे पावर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन सारा कहां से आता है, किसी एक जगह से आता है, सेंट्रलाइज जगह से आता है। यानी कि वो कंपनी क्या फॉलो करती है, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर अलग अलग लेवल में ना वो डिवाइडेड है। ये कुछ डिसीजन लेगा, इसके पास अपना पावर रहेगा कुछ डिसीजन लेने का, इसके पास कुछ अपना पावर रहेगा डिसीजन लेने का, यानी कि डिसीजन डिवाइडेड रहेंगे। डिसीजन लेने का जो पावर रहेगा एक्चुअली वो डिवाइडेड रहेगा और अलग अलग लेवल को पावर दिया जाएगा, उसके ब्रांच से रिलेटेड, उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर उसको दिया जाएगा। तो अगर पावर एक ही जगह पे केंद्रित नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है,
सबको पावर दिया गया कि भाई तुम अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड तुम डिसीजन ले सकते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, जहां पे एक ही आदमी सारा निर्णय ले रहा है, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार पता चला आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया और कोई एम्प्लॉय या कोई एक मैनेजमेंट का पार्ट कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कंपनी का ह्यूज लॉस हो गया, तो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो इनके बीच में भी क्या होना चाहिए बच्चों? इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। यानी टोटल सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। यानी कंपनी के जो बड़े बड़े डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसमें कंपनी का सर्वाइवल डिसाइड होता है, जिससे कंपनी का बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, मतलब बड़े बड़े जो डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। और छोटे छोटे जो डिपार्टमेंटल डिसीजन है, छोटे छोटे जो डिसीजन है, वो आप क्या कर सकते हो? डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, वो दूसरे को दे सकते हो कि दूसरे भी ले सके। तो इनका क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। एक्सट्रीम नहीं चलेगा, सेंट्रलाइजेशन यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट्स होंगे यानी मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वो लोग अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे, जिससे कंपनी कहीं कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अथॉरिटी का मतलब पावर होता है, हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी यहाँ पे साथ साथ में एक वर्ड आप कम्युनिकेशन भी ऐड करके चलो, हालांकि प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था तो उन्होंने अथॉरिटी कहा था, बट ये अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दोनों में यूज होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो ये रूल्स कहता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन का ना फ्लो हमेशा एक चेन के तौर पे होना चाहिए। चेन का मतलब क्या होता है? मान लो सबसे ऊपर ये है, ये पहले इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, और ये इसको ऑर्डर देगा। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये मान लो ये एक्स। फिर ये क्या करेगा? इधर से इसको ऑर्डर देगा, इधर से इसको ऑर्डर देगा, इधर से इसको ऑर्डर देगा, इधर से इसको ऑर्डर देगा। ठीक है, एक सिचुएशन समझते हैं। यहाँ डी तक हो गया था ना। अब चलो ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये और ये एच है। मानो ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये बॉस है, मानो ये सबसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। ये क्या कर रहा है? ये इसको पहले ऑर्डर देगा, ये क्या करेगा? इसको ऑर्डर देगा, ये क्या करेगा? इसको ऑर्डर देगा, ये क्या करेगा? इसको ऑर्डर देगा। इधर से पहले एक्स ई को ऑर्डर देगा, ई एफ को ऑर्डर देगा, एफ जी को ऑर्डर देगा, जी एच को ऑर्डर देगा। और अगर मान लो कुछ रिपोर्ट करना रहेगा, कुछ जानकारी नीचे से ऊपर फ्लो होना पड़ेगा, तो पहले डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, एक के बाद इधर से पहुंचेगा। इधर से भी वैसे ही फ्लो करता जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये क्या है? एक तरह का ये चेन के जैसा ना, चेन जैसे होता है ना, जहां पे एक कड़ी के साथ दूसरा कड़ी, उसके साथ तीसरा कड़ी, ये जुड़ा रहता है ना, वैसे ही एक दूसरे से क्या करेंगे? ये जुड़े। ठीक है। तो ऐसा कहा था किसने? हेनरी फ्योल ने कहा था। लेकिन इसमें एक समस्या की गुंजाइश थी बच्चों। समस्या की क्या गुंजाइश थी? मान लो कि डी को ना कोई एक सिचुएशन में एच को कुछ इन्फॉर्म करना है, एच को कुछ सूचना देना है, एच को कुछ बताना है। मान लो अब एच को अगर बताना होगा, तो चूंकि यहां से यहां कम्युनिकेशन का तो रास्ता ही नहीं है, तरीका ही नहीं। स्केलर चेन क्या कहता है कि अपने चेन को फॉलो करो। आपके सीनियर को पहले बताओ तो डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए एक्स को बताएगा। अब एक्स क्या करेगा? एफ को बताएगा, ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, जी को बताएगा, एच को बताएगा। तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में आपको स्केलर चेन ही फॉलो करना है, चाहे अथॉरिटी के लिए, चाहे कम्युनिकेशन के लिए। अथॉरिटी के लिए यानी किसी को ऑर्डर देने के लिए, या कोई बात को कन्वे करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली ये इसको ऑर्डर नहीं देगा, डायरेक्टली ये इससे कम्युनिकेशन भी नहीं करेगा। आई बात समझ में? डायरेक्टली ये इससे बात नहीं करेगा, ना तो इसको डायरेक्टली ऑर्डर देगा। ये एक चेन में जाएगा, एक प्रोसेस में जाएगा, एक सिस्टम में जाएगा। लेकिन जनरल सिचुएशन में तो आपको स्केलर चेन को फॉलो करना है, इसी चेन को फॉलो करना है। लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो कोई भी लेवल किसी भी लेवल से बात कर सकता है, यानी इस चेन को तोड़ सकता है। और जब भी चेन को तोड़ा जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक। जब इस चेन को फॉलो ना किया जाए इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन यह होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, जब किसी चेन को फॉलो ना किया जाए, बल्कि अक्रॉस द चेन, यहां से इधर आपने बोल दिया, इसको बोल दिया, इसको बोल दिया, क्योंकि नियम तो था ऐसे जाकर ऐसे आने का। लेकिन जब इस चेन को आप तोड़ते हो, रूल्स को नहीं फॉलो करते हो, तो वो क्या कहलाता है? गैंग प्लैंक कहलाता है। और आप ये कब कर सकते हो?
इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ कर सकते हो, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में तो यही रूल्स चलेगा, यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या था, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है प्लेस, मतलब कि कौन सा जगह, कौन सा जगह। तो इन्होंने क्या कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था कि हर एक पर्सन का क्या होना चाहिए, अपना एक जगह होना चाहिए। हर एक मशीन का क्या होना चाहिए, अपना एक जगह होना चाहिए। हर एक मटेरियल का क्या होना चाहिए, अपना जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई आदमी यहाँ बैठा है, इस चेयर पे बैठा है, इस केबिन में बैठा है, कल वो उस केबिन में बैठ रहा, परसों उस केबिन में बैठ रहा, परसों और पता नहीं कहाँ जाके बैठ रहा है। मशीन आज यहाँ है, कल वहां है, परसों कहीं और है, पता चले मटेरियल आज यहाँ रखा जा रहा है, कल कहीं और रखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज का क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर में रहना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस पर्सन को खोजने में, उस मशीन से काम लेने में या उस मटेरियल को देखने में टाइम वेस्टेज नहीं होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आराम से जब हर चीज अपने ऑर्डर में रहेगी, अपने प्लेस में रहेगी, अपनी जगह में रहेगी, तो बहुत आसानी से रहेगा। देखो हम लोग भी, मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं, हर चीज को ऑर्डर में रखने को बोलते हैं, और हम लोग कोशिश भी करते हैं चीजों को क्रम में रखने के लिए, सही जगह पे रखने के लिए। तो किसी चीज को अगर सही जगह पे नहीं रखोगे तो पता चलेगा फिर उसको पूरे रूम में आप खोजते रहोगे। इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, चीजों को सही जगह पर रखते हैं ताकि उसको जल्दी से, आसानी से हम लोग पा सकें। ऐसा ही हेनरी फ्योल ने भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहां पर है इक्वालिटी। क्या मतलब है बच्चों, समझते हैं हम लोग। इक्वालिटी का मतलब यह है कि मैनेजमेंट या उसके नीचे जो भी एम्प्लॉइज हैं, उन सब में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ना तो जाति के नाम पे, ना तो धर्म के नाम पे, ना तो कास्ट, ना तो क्रीड, ना तो रिलीजन, ना तो जेंडर, ना तो सेक्स, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके अंदर क्या होना चाहिए, इक्विटी या इक्वालिटी होना चाहिए। सबको एक निगाह से देखना है, राइट। किसी का जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी का जेंडर अलग है, किसी का सेक्स अलग है, उसके आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, राइट। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबको एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, एक जैसा सबसे बर्ताव करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय है ना, उनकी जॉब की, किसकी, जॉब की ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी उनका जॉब, एक बार पहले देखो उनको जांच परख के आप जॉब में ज्वाइन कराओ, लेकिन जॉब में ज्वाइन कराने के बाद उनके माइंड में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कंपनी पता नहीं कब मेरे को निकाल दे। क्योंकि उनकी जॉब की अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना, तो वो 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम को कर ही नहीं पाएंगे। उनके माइंड में हमेशा रहेगा कि कंपनी मेरे को कभी निकाल सकती है, और इस कंफ्यूजन के साथ तो कोई अच्छे से काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपने पर्सनल को, अपने एम्प्लॉय को ऐसा कॉन्फिडेंस दो, ऐसा उनको आत्मविश्वास जगाओ कि उनका जॉब क्या है, स्टेबल है, सिक्योर है, उनका जॉब में कोई खतरा नहीं है, उनके जॉब में कोई रिस्क नहीं। जब उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे। ऐसा बताया था हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पावर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, पावर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन। यानी देखो कई बार क्या होता है ना बच्चों, कि कई बार छोटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का भी आदमी ना, और कई बार तो जो मैनेजमेंट का हिस्सा ही नहीं है, कई बार जो एम्प्लॉय है, कई बार उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे सजेशंस आते हैं जो शायद हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी दिमाग में ना आया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि उन एक इनिशिएटिव उनको भी देना चाहिए, यानी कि जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है या इवन जो एम्प्लॉय है ना, उनको भी डिसीजन टेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे डिसीजन आ सकें। कई बार उनकी तरफ से ऐसे डिसीजन आ सकते हैं जो कि हो सकता है पूरे बिजनेस को ही बदल दे। और हेनरी फ्योल के विषय में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इन्होंने अपने करियर का शुरुआत एक माइनिंग कंपनी में किया था, और बिल्कुल लोअर लेवल एम्प्लॉय के तौर पे शुरुआत किया था, और बाद में उस कंपनी के सीईओ तक बन गए थे। इनको जैसे इनके कंपनी ने प्रमोट किया था, इनको बहुत सारे डिसीजन लेने में कंपनी क्या करती थी, इनका ओपिनियन लेती थी। वैसे इन्होंने भी कहा कि आप लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉय हो, उनको भी एक मौका दो, उनको मौका दो। यहाँ पे पावर की जगह आप चांस भी दे सकते हो, ठीक है ना। उनको एक मौका दो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने ओपिनियन, उसको मानना या नहीं मानना ये तो आपके ऊपर है। अगर उनका ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, उनका सलाह, उनका एडवाइस, उनका सजेशन अच्छा नहीं लगा, आप नहीं मानो उसको, लेकिन क्या पता उनके बीच में से कोई अच्छा सजेशन आ जाए जो कि आपकी कंपनी को कहीं और पहुंचा दे, है ना। तो इसीलिए इनिशिएटिव का मतलब क्या है, उनको एक चांस दो, मौका दो, ताकि वो भी अपने ओपिनियन को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेरिट डिकॉप्स
और टीम स्पिरिट। देखो बच्चों, ये नाम से कंफ्यूज मत होना, स्पिरिट डिकॉप्स का ही मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट होता है। और देखो ये तो हमेशा ही मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमेशा हम लोग एक चीज को पढ़े हैं, इट इज नॉट अबाउट आई, इट इज ऑलवेज अबाउट वी। मैं की बात मैनेजमेंट नहीं करता है, हमेशा किसकी बात करता है, वी की बात करता है। मैं इस काम को कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसी बात मैनेजमेंट नहीं करता है। मैनेजमेंट हमेशा सिखाता है क्या, कि टीम में मिलकर काम करो, सब लोग मिलकर काम करो, हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे, मैं ऐसा कर दूंगा नहीं, हम लोग ऐसा कर देंगे, ये सिखाता है मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल का क्या कहना था, हमेशा टीम स्पिरिट के साथ काम करो, मिलकर काम करो, क्योंकि अकेले कोई कितना भी ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा, जब मिलकर सब लोग काम करेंगे ना, तो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, मिनिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, वो हम लोग कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं, जब सब लोग मिलकर काम करें, सबका बेस्ट जो पार्ट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और कंपनी के जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय the father of modern management, that is Henry Ford, right? So that is it बच्चों, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, given by one more expert, right? That is it, thank you so very much, wish you all the very best, जय हिंद।